हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत के लोगों से एक अपील की कि भाई सोना ना खरीदें, वर्क फ्रॉम होम करें। ऐसे 7 अपील किए। आज उसे दोबारा से रीआइट्रेट किया। पता नहीं, मेरे लिए ये डेजावू था। एनडीटीवी ने आर्टिकल भी लिख दिया कि भाई ये डेजावू सा लग रहा है, क्या लॉकडाउन आ रहा है, कोविड के टाइम से है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी अफवाह मैं नहीं फैलाऊंगा। बट आप देखिए कि भारत के ऊपर जो प्रेशर्स हैं वो चारों तरफ से बहुत बुरी तरीके से भारत के ऊपर प्रेशर्स हैं, और इसको जितनी जल्दी हम अप्रिशिएट कर लें उतना बेटर है। दूसरी बात, भारत की स्टैंडिंग को साउथ एशिया में बहुत बुरी तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा है एज वी स्पीक। और आप देखिए कि भारत को वो स्पेस दुनिया दे रही है। साउथ एशिया की कंट्रीज कंटिन्यूसली भारत पे प्रेशर बना रही हैं, चाहे नेपाल लिपुलेख पे हो, या लालमुनीर हाट सिलीगुड़ी पे बांग्लादेश हो, या फिर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान हो। इन सारी कंट्रीज की जो इंटरनल हालत है वो बिल्कुल तबाह है। इसके साथ म्यांमार, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसकी कंट्री की आप ये नहीं कह सकते कि आज वो एक सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके रेबल्स आके मणिपुर में एक सस्पिशियस अटैक करके चले जाते हैं। ये सारी कंट्रीज इंडिया पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। पाकिस्तान को तो पानी मिलता है भारत से, थिंक अबाउट इट। बट ये सारी कंट्रीज भारत को आंख दिखा रही हैं, मतलब किसी के कहने पे या किसी कारण से। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम वो चीज़ें डिकोड करें जो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली कह नहीं सकते बट इशारा कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि भारतीय अपने भारत की सिचुएशंस को, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर्स, पुल पुश, ये सब कुछ समझ पाएं, और उसके बाद खुद के लिए, भारत के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या किसी कंपनी में भी काम करते हैं तो वहां पे अच्छे काम कर पाएं जिसमें कि नेशनल इंटरेस्ट हो। किरण रिजिजू साहब कहते हैं डीआरडीओ सक्सेसफुल टेस्ट, 72 घंटे की बात है, सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ प्रिसिजन ग्लाइड वेपन्स, हाइपरसोनिक प्रोपल्शन सिस्टम एंड मल्टी टारगेट न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल। न्यूक्लियर केपेबल लिखने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है। मतलब ये अग्नि सीरीज की बात कर रहे हैं। अब ये नहीं पता अग्नि 5, अग्नि 6, ठीक है। तो बहुत क्रिप्टिक क्रिप्टिक बातें हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करिए, पैसे बचाइए, सोना मत खरीदिए, लैविश वेडिंग्स मत करिए, शादियां थोड़ा लो की करिए। तो ऐसी चीज़ें क्यों कही जा रही हैं? ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं? आप देखिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वर्क फ्रॉम होम वेन एवर पॉसिबल, अवॉइड बाइंग गोल्ड। रीज़न क्या? इकोनॉमिक है। रीज़न सिर्फ तेल है, रीज़न सिर्फ ईरान है, रीज़न सिर्फ हॉर्मोज है। क्योंकि मेजोरिटी मैंने लोग देखे यहीं तक बातें कर रहे हैं। तो एक काम करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला पॉइंट, रूपी एट रिकॉर्ड लो। और देखिए, रूपी के फॉल को आरबीआई कोशिश कर रही है, फायर फाइटिंग कर रही है, हमेशा डॉलर्स को सेल करने की कोशिश कर रही है। बट मार्केट हमेशा मार्केट फोर्सेस पे डिपेंडेंट है, और डॉलर कंटिन्यूसली अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहा है। रूपी इज लूजिंग इट्स स्टीम, ये एक रियलिटी है। शार्प फॉल इन फॉरेक्स। और फॉरेक्स एक्सचेंज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको ऑयल इंपोर्ट करना होता है, आपको जेम्स एंड ज्वेलरी में आपको सारे रॉ मटेरियल चाहिए, आपको डायमंड चाहिए, गोल्ड चाहिए, क्योंकि इसका डिमांड है, भारत के अंदर डिमांड है। तो कोई भी चीज़ आप इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो एक मोबाइल फ़ोन हो गया हो, या सोना हो, या फिर तेल हो, उसमें आपको ये पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और रूपी के फॉल को भी रोकने के लिए आपको डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, और फॉरेक्स रिजर्व लिमिटेड है। दूसरी बात कि भारत की इकोनॉमी और भारत के लोग, इंक्लूडिंग मी, हम ऐसे बने नहीं हैं कि हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हों, या तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हम डॉलर में कमा सकते हैं और भारत की रेमिटेंस इकोनॉमी को मदद कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, अगर यूट्यूब से मेरे पास $1 आता है तो वो रेमिटेंस इकोनॉमी में ऐड हो जाता है। अगर मिडिल ईस्ट में जाके कोई लड़का काम कर रहा है ऑयल रिग में और वो घर पैसे भेज रहा है, वो रेमिटेंस में ऐड हो जाता है। इसी तरीके से कोई बंदा जाके ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट अमेरिका में जाके एप्पल में काम करता है और पैसे घर भेजता है, तो वो रेमिटेंस इकोनॉमी में ऐड हो जाता है, वो डॉलर में काउंट होता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज इकोनॉमी। बट आप एक चीज समझिए, जब तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, ओवरऑल इन्फ्लेशन दुनिया में बढ़ेगा, सप्लाई चेन रिस्क बढ़ेंगे, और सप्लाई चेन में बॉटलनेक्स आएंगे। कंट्री नेशन फर्स्ट के एटीट्यूड से चलेगी, चाइना फर्स्ट, बांग्लादेश फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। तो क्या होगा? खामियाजा ये होता है कि कोई भी कंट्री अपने जो कोर रिसोर्सेज है उसको शेयर नहीं करना चाहती। इसके कारण क्या होता है? इन्फ्लेशन। तो किसी भी वॉर के टाइम में क्राइसिस रिसोर्स की आती है। ये क्राइसिस
कोविड के टाइम से कंटिन्यूसली चल रही है और लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, चाहे आप म्यांमार ले लीजिए या मणिपुर में इंटरनल देख लीजिए या फिर JNK में इंसर्जेंसी देख लीजिए, हर चीज़ आपके रिसोर्स को कंस्ट्रेन करती है, याद रखिएगा। गल्फ रेमिटेंस ये प्रेशर में है क्योंकि पूरा मिडल ईस्ट GCC ये प्रेशर में है। ऑयल एंड गैस के जो एक्सपोर्ट्स हैं अगर वो नहीं होंगे, उसके ऊपर अटैक्स होते रहेंगे, तो इसका मतलब वो जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हु आर वर्किंग, चाहे वो दुबई में है, हबीबी है ना, कम टू दुबई, वहाँ जाके नौकरी करो, रियल एस्टेट एजेंट बनो, है ना, प्रॉपर्टीज़ बेचो, क्रिप्टो का गेम करो, वो सारे लोग प्रेशर में हैं। प्रेशर में क्यों है? क्योंकि भाई अगर चीज़ें सेफ नहीं होंगी, रहना सेफ नहीं होगा, बिजनेस सेफ नहीं होगा, बिजनेस चल नहीं पाएगा। और आपका कोर, आज भी मिडिल ईस्ट का कोर ऑयल एंड गैस है, अगर उसके ऊपर बॉम्ब गिरेंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल्स गिरेंगे, तो क्या होगा? लोगों की नौकरी जाएंगी, तो लोग निकलेंगे वहां से, एग्जिट करेंगे, घर वापस आएंगे। एक और वेव चल रहा है, साइलेंट वेव है, बड़ी शांति से। लोग कहेंगे कि यार इसमें पैनिक मत फैलाइए, बट AI वेव इज टू बिग, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, वो थंबनेल्स जो एक एक थंबनेल आर्टिस्ट लेता था 4 घंटे 5 घंटे, आज मैंने देखा है लोग आराम से प्रॉम्प्ट डाल डाल के आराम से वो थंबनेल निकाल लेते हैं। तो आप देखिए कितना ज़्यादा, और अब तो यार क्लाउड कोड पे लोग काम कर रहे हैं, 2-2 4-4 घंटे की ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं कि कैसे आप अपने वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आप चीज़ों को समझिए। ग्रोथ फोरकास्ट, अब ग्रोथ फोरकास्ट नेचुरल सी बात है, इतने प्रेशर्स एंड इतने पुश एंड पुल लगेंगे तो आपका ग्रोथ फोरकास्ट हिट होगा। अब आ जाइए ये ईरान वॉर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। कहीं ना कहीं भारत के पास ऐसी कोई जानकारी है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो टर्मोइल है, ये जो ईरान वॉर है, ये जो मिडल ईस्ट की क्राइसिस है, ये अभी रुकने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके पास इंटेल एजेंसीज ये रिपोर्ट लेके आती हैं, ये सर ये चीज़ें शांत नहीं होंगी और इतने टाइम से ये ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसी स्टेट में ये चलता रहेगा। मतलब ऑयल एंड गैस पे प्रेशर रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से प्रेशर हो सकता है किसी और रीजन में भी ट्रांसमिट हो जाए। मतलब बबल और मंदेब की बात कर रहा हूँ, आप हॉर्मूज की बात कर रहे हैं, मैं रेड सी की बात कर रहा हूँ। पर्शियन गल्फ से रेड सी अगर ये ट्रांसमिट हो जाता है, ये बीमारी अगर होती है, इसको लग जाती है, तो दुनिया में एक सेकेंड वेव ऑफ शॉक आएगा। ऑयल एंड गैस में जब जब शॉक आता है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी चरमरा जाती है, इंक्लूडिंग योर पोर्टफोलियो। अपने पोर्टफोलियो को गौर से घूर के देखिए, क्या वो लाल है, क्या वो हरा है। मोस्ट ऑफ द पीपल, जब वो क्राइसिस होती है, 20-20, 30-30% से आपकी पोर्टफोलियो हिट होती है, तो हर जगह आपके ऊपर हिट हो रहे हैं, जो कि हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तेल के प्राइसेस सब्सटैंशियली भारत में बढ़े नहीं हैं। नेपाल की हालत देखिए, क्राइसिस है। पाकिस्तान की हालत देखिए, क्राइसिस है। ऑयल गैस के अलावा इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस है, पावर की क्राइसिस है, एक टिपिकल एनर्जी क्राइसिस है। ये सारी क्राइसिस तो चल ही रही हैं। ईरान वॉर तो चल ही रहा है, हॉर्मूज तो चलता रहेगा। ये अब हमने प्राइस इन कर लिया, बट इसके अलावा भी कुछ प्रेशर्स हैं। अब पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम होगा, वो भारत में ट्रांसमिट डेफिनेटली वो करने की कोशिश करेगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ी क्राइसिस है कि आप सिलेंडर पे डिपेंडेंट हैं। आप सिलेंडर पे डिपेंडेंट है तो आप कतर पे डिपेंडेंट है, आप कतर पे डिपेंडेंट है तो हॉर्मूज पे डिपेंडेंट है, आप हॉर्मूज पे डिपेंडेंट है तो इसका मतलब आपको महंगा या फिर आपको गैस मिलेगा ही नहीं। गैस नहीं मिलेगा तो रेस्टोरेंट्स में प्राइस राइज होगा, आपके घर में जो खाने की, और बहुत सारे लोग गाँव चले गए, बहुत सारे लोग लेबरर्स दे हैव लेफ्ट द सिटीज। क्यों? क्योंकि वो रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जैसे ही ऑयल क्राइसिस ये बढ़ी, लोगों ने रेंट बढ़ा दिए और अब वो एक सिलेंडर खरीद नहीं पा रहे। आपको आके बोलेंगे भैया 4,000 रुपये ले लो, यहाँ इस महीने की मेरी पगार काट लो, मेरे को एक सिलेंडर दे दो, अपने नाम पे एक सिलेंडर दिलवा दो। तो लोग आपको एक्चुअली आके इस एनर्जी क्राइसिस के बारे में ओपनली डायरेक्ट आपको बताएंगे। तो देयर इज अ एनर्जी क्राइसिस। LPG शॉर्टेजेस हुई थी, उसे स्टेबलाइज करने की कोशिश है, बट ये जो कॉन्स्ट्रेन है, ये जो डिमांड और सप्लाई में जो गैप है, इसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग है, ये कंटिन्यूसली अब रहेगा। अब आ जाइए फर्टिलाइजर डायरेक्टली अफेक्ट्स एग्रीकल्चर। इसका मतलब एग्रीकल्चरल आउटपुट का जो कॉस्ट है, जो भी हमें इनपुट डालना है, उसका कॉस्ट बढ़ेगा। तो आउटपुट में मैं आपको जिस प्राइस पे सामान बेचूंगा वो भी बढ़ेगा, और अगर आप उस प्राइस पे नहीं खरीदेंगे तो एग्रेरियन क्राइसिस आएगी। इसका मतलब ये मान के चलिए कि आप जो सामान एग्रीकल्चरल गुड, कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट है, आप गेहूं खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, ठीक है, आप वो खरीद रहे हैं बेसिक, ठीक है, अभी आप वैल्यू एडिशन की बात छोड़िए, आप सिर्फ गेहूं खरीद रहे हैं, तो गेहूं की प्राइसेस बढ़ेंगी क्योंकि फर्टिलाइजर शॉक है। और फर्टिलाइजर शॉक क्यों है? इसके अलावा और भी जगह शॉक है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। यूरिया ही है ना फर्टिलाइजर। एक ना DEF होता है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, गाड़ियों में डलता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत सारे पेट्रोल पंप पे नहीं मिलेगा, बट आप जब एक्सप्रेसवेज, हाईवेज पे जाएंगे तो यहाँ पे सबके पास DEF पड़ा हुआ है, राइट। बट जो नॉर्मल इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम के, मेरे घर के आसपास मैंने 4-5 पेट्रोल पंप ट्राई किए, भैया 20 लीटर डैफ डाल दो गाड़ी में। तो भाई बोल रहे कि अभी बहुत दिन से सप्लाई नहीं आ रहा। अब इसको ना कोलोकियल टर्म में यूरिया बोलते हैं। यूरिया किस चीज से बनता है?
तो नाइट्रोजन से बनता है। यूरिया आप खाद में भी देख लीजिए या फिर ये डैफ में भी देख लीजिए। ऐसी जितनी लिक्विड्स हैं, ऐसी जितनी फर्टिलाइजर्स हैं, एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विथ गैस। सेम इज़ द स्टोरी विथ टाइल्स। टाइल्स के मार्केट में आप जाएं और टाइल्स की प्राइस पूछें तो आपको 40-50 रुपए की टाइल्स 65-70 रुपए में मिलेगी। क्यों? क्योंकि मोरबी गुजरात में ये सब कुछ मैन्युफैक्चर होता है और वो गैस के थ्रू मैन्युफैक्चर होता है। गैस महंगा मतलब सब कुछ महंगा, गैस महंगा मतलब रेस्टोरेंट महंगे। और अगर सब कुछ महंगा और आपके पास पैसे कम हैं तो आप रेस्टोरेंट कम जाएंगे, तो ये एक बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर सकती है। दीज आर शॉक्स। अच्छा, अब जब चीज़ें आपको महंगी मिलेंगी तो जैसे आप 100 रुपए की चीज़ खरीद रहे थे, 200 की खरीदने लगे, 300 की खरीदने लगे, तो क्या होगा? आपका इंपोर्ट बिल भी तो बढ़ेगा, और वो इंपोर्ट बिल कौन फाइनेंस करेगा? अब तो लोग बाहर से लौट रहे हैं, मिडिल ईस्ट से लौट रहे हैं, वो तो डॉलर दे नहीं पा रहे। एआई का शौक अमेरिका में लगा हुआ है, तो वहां से भी लोग एआई ले ऑफ्स में फंस के बाहर आ रहे हैं, तो आपको वो डॉलर्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो कुल मिला के जो इनफ्लो ऑफ डॉलर्स है वो कम होता जा रहा है, और जो आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स है वो बहुत बुरी तरीके से कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा भारत एक बहुत अजीब से टर्मोइल में फंसा है, जिसको बोलते हैं, आप समझिए कि पूरे साउथ एशिया में एक एक कंट्री भारत पर चढ़ने के लिए तैयार है। ऐसी पता नहीं, अब इसके बहुत सारे मेरे पास लॉजिक आए कि यार ये ना जेलेसी है, बट मुझे क्या लगता है, माय पर्सनल टेक इज कि अगर आप 4 दोस्त हैं और उसमें से एक दोस्त टेक ऑफ कर रहा होता है और एक दोस्त आगे बढ़ रहा होता है, तो बाकी तीनों दोस्त बोलते हैं अबे चल ना, तू तो हमारे लेवल का ही है, तू क्या हमें आंखें दिखा रहा है, तू क्या हमको पावर दिखा रहा है, ये मैं नेपाल हूँ तू भारत है, हम तो यहाँ तो ओपन बॉर्डर है, मैं म्यांमार हूँ तू भारत है, हम तो देख देख रखी है मैंने तेरी सिटी, क्या दिखा रहा है तू मेरे को, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, क्या स्पेशल फोर्स वगैरह दिखा रहा है, हम देखा है अंदर से तेरी कंट्री को। सो अ लॉट ऑफ कंट्रीज दे वांट टू नॉट एक्सेप्ट India's rise. A lot of countries maybe are jealous, but majority of countries वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट गेम खेलने से उनकी कमाई ज़्यादा होती है, उनके पॉलिटिशियंस की कमाई ज़्यादा होती है। तो हर कंट्री में आप देखेंगे कि जो फैक्शंस हैं वो या तो अमेरिका या तो चाइना से पैसे लेके इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट खेलना शुरू कर चुके हैं। म्यांमार की आप कहानी देख लीजिए। म्यांमार में आप अरक्कन आर्मी लीजिए या फिर चिन आर्मी लीजिए, हर जगह आपको दिखेगा कि अलग अलग फैक्शंस वो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, और वो ड्रामा चाहे वो भारत के दोस्त हों चाहे भारत के दुश्मन हों, बट वो जो ड्रामा है वो इनवर्ड आ रहा है, वो भारत के अंदर आ रहा है, वो अफेक्ट कर रहा है मिजोरम को, वो अफेक्ट कर रहा है मणिपुर को। तो आप जो मणिपुर बर्निंग दिखते हैं या फिर मणिपुर में आके कोई रेड करके चले जाता है, वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि म्यांमार में इंस्टेबिलिटी है। इसके अलावा अगर म्यांमार में इंस्टेबिलिटी है तो रोहिंग्या इन्फ्लक्स बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन के कारण वो रोहिंग्या इन्फ्लक्स हमारे अंदर आता है, और हम बाहर भेजें तो कहाँ, बांग्लादेश भेजें या म्यांमार भेजें? इसके साथ साथ हमारी जो ब्रदरहुड है, हमने जो बोल रखा है यार साउथ एशिया एक रीजन है, ओपन बॉर्डर्स है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे म्यांमार हो, अब ये चीजें क्वेश्चन हो रही है, फंडामेंटल्स आर बीइंग क्वेश्चन। नेपाल के साथ जो हमारी एक ओपन बॉर्डर है दैट इज बीइंग क्वेश्चन। तो मतलब कहीं ना कहीं इन कंट्रीज में एक और चीज है कि भाई ये ना अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि भारत का ये मॉडल है, ओपन बॉर्डर है, सेकुलर है, सारे लोग रहते हैं, दे डू नॉट रेस्पेक्ट इंडिया। ये चीज समझिए, दिस इज इनसाइड देम, एंड दिस इज पर्टिकुलरली द नेचर इन साउथ एशिया। आई एम पॉइंटिंग इट आउट। पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे पड़ोसी है, हमारे कुछ नहीं है, ज्यादा आंखें दिखा रहा है, राइट? बट दे डू नॉट अप्रिशिएट कि अब we are extremely different economically, strategically, militarily we are extremely different। अच्छा, चाइना का जो रोल है, चाहे म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वो हर जगह बढ़ता जा रहा है। चाइना इज पोरिंग इन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और आपको पता है जो हमारे एंशिएंट रूट्स हैं, जो हमारे ब्रदरहुड टाइज हैं, उसको हर जगह क्वेश्चन किया जा रहा है, उसके आगे हर जगह प्रोपेगेंडा चलाया गया है, अलग अलग इवेंट चलाए गए हैं। और जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं तो क्या होता है कि म्यांमार बन जाता है कॉन्डुइट ऑफ इलीगल काम। क्या क्या इलीगल काम चल रहा है? अगर एक कंट्री है जो कि डिसफंक्शनल है, एक कंट्री है जिसमें सिविल वॉर चल रहा है, तो वहां से आपको क्या मिलेगा? गिफ्ट तो नहीं मिलेगा, तो वहां से आपको असला मिलेगा, आर्म्स मिलेगा, ट्रेंड मिलिशिया मिलेगा, और ओपन बॉर्डर है और चाइना का इन्फ्लुएंस है, तो ऑब्वियसली वो आपके अगेंस्ट खेलने की कोशिश करेंगे, और जो गेम होगा वो या तो सिलीगुड़ी पे होगा या फिर आपके बॉर्डर स्टेट्स को, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को वीक करने की बात होगी। इसके कारण जो स्पिल ओवर है, सारा ड्रामा है, वो भारत के अंदर पड़ रहा है। ईस्टर्न फ्लैंक में एक और कंट्री है बांग्लादेश, जहाँ पे फेमसली इनफेमसली बड़े सारे लोगों ने, मेजर जनरल या फिर यूनुस है और इसके जो ये छोटे छोटे छुड़भैया नेता हैं, इन
सब ने कभी ग्रेटर बांग्लादेश की कहानी सुनाई है आपको, कभी इन्होंने बोला है कि हम लिबरेट कर देंगे, कभी वेस्ट बंगाल को आज़ाद कर देंगे, कभी बोला है भारत को पीसेज में काट देंगे। तो हर टाइप के मैसेज आपको दिए गए हैं। और बांग्लादेश जैसा तटपुंजिया देश और उस तटपुंजिया देश के तटपुंजिया लीडर्स में इतना गुदा, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तो ये दो चीज़ों से आता है। एक कि उनको किसी ना किसी ने पंप कर रखा है, और दूसरा कि उनको ये लगता है कि कुछ भी कह लो इंडिया के अगेंस्ट, कुछ होता थोड़ी ना है, कुछ होएगा थोड़ी ना। तो कहीं ना कहीं भारत को ये जो सॉफ्ट एटीट्यूड है ना, ये पुराना हमारा बैगेज है, ये हमारा बैगेज है। जैसे कि नॉन अलाइनमेंट इस टाइप का, अरे ठीक है, अरे कुछ किया थोड़ी ना है, अरे अरे कुछ करेगा तो देख लेंगे। ये एटीट्यूड जो है, ये बाबूगिरी, इससे थोड़ा दूर हटना पड़ेगा, स्ट्रैटेजिकली खेलना पड़ेगा। ये कंट्रीज हमारे ऊपर टैक्टिकल खेल रही हैं, ऐसे मूव्स रखने पड़ेंगे आपको कि कंट्रीज में, इन कंट्रीज में ऐसे लीडर बालेंचा वालेंचा या इनके कोई डेप्यूटी, अभी देखो बोल दिया कि भाई आपके फॉरेन सेक्रेटरी से नहीं मिलेंगे, है कौन भाई एक रैपर? बट थिंक अबाउट इट, इसका मतलब इन कंट्रीज को वो करेक्ट मैसेज नहीं मिला है, इन्होंने कभी भी भारत का हार्ड पावर चखा नहीं है। दूसरी बात, इनको एक और कॉन्फिडेंस है, इनको ऐसा लगता है कि देख लेंगे इंडियन आर्मी को, देख लेंगे भारत क्या करता है, लड़के है ना खत्म कर देंगे, हमारे ऊपर कोई कब्जा नहीं कर। तो एक और ओवर कॉन्फिडेंस भी है, ओवर कॉन्फिडेंस है, पैसा है, भारत को आंखें दिखाने से सेटिस्फैक्शन मिलता है, और फिर भारत को बिग ब्रदर भी कहते हैं। और कहीं ना कहीं भारत का जो फियर होना चाहिए, आइडियल एक फियर, डेफिनेटली एक इज्जत होती है और साथ ही साथ फियर। और देखो भाई बहनों, होता ना प्रीत यार, जब तक आपको फियर नहीं होगा तब तक आपको प्रेम नहीं आएगा किसी के लिए। थोड़ा डर होना बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश में आपको वो डर नहीं दिखेगा, बांग्लादेश वो टिपिकल हरकतें कर रहा है, मतलब रेडिकलाइजेशन, इस्लामाइजेशन और ये सब कुछ वेस्ट बंगाल में डालना। आज कोई आदमी बोल रहा था कि हमें बार्ब्ड वायर से डर नहीं लगता, फिर एक कोई दूसरा बंदा कह रहा था कि भाई हमारा मन करे तो हम बस ट्रिगर करेंगे और पूरा वेस्ट बंगाल है ना उसमें आग लग जाएगी। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब दे हैव डग डीप, उन्होंने अपना काम पहले टाइम से कर रखा है। ठीक है, अच्छा, ये कॉन्फिडेंस इस बात से भी आता है कि उनको सारे लोग पूज रहे हैं। इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लेने से उनको यूरोप से भी कुछ पैसा मिल जाता है, अमेरिका से भी पैसा मिल जाता है, चाइना से भी पैसा मिल जाता है। पाकिस्तान का तो पूरा मतलब वो तो अपना पतलून उतार के खड़े हो जाते हैं किसी भी कंट्री से जो थोड़ा एंटी इंडिया स्टांस ले, ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन हो। तो इनको बहुत मज़ा आता है, इनको ऐसा लगता है हमारे पास देखो कितने ऑप्शन है, हमारे पास तो यार लोग हमें स्वागत कर रहे हैं, दिस इज़ नेपाल राइजिंग, दिस इज़ बांग्लादेश राइजिंग। तो कुल मिला के जो प्यूनिटिव एक्शन है भारत का, वो मिसिंग है। एक डिसएडवांटेज होना चाहिए ना भारत के अगेंस्ट गेम खेलने का, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। और जैसे ही वो स्टैब्लिश होगा, आपको कोई तुर्की बांग्लादेश के साथ आके बात करता हुआ नहीं दिखेगा, आपको कोई पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ आके बात करता हुआ नहीं। बांग्लादेश के लीडर्स को पता होगा आई क्रॉस दिस लाइन एंड आई एम डन। जैसे शेख हसीना को डर था ना कि अगर मैंने ये स्टेटमेंट दिया तो मुझे पावर से हटा दिया जाएगा। दैट पावर इज नेसेसरी एंड दैट पावर इज मिसिंग इन द ईस्ट। रीजन अगेन स्ट्रेटेजिकली लुकिंग एट पाकिस्तान। तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान उस साइड दब चुका है, तो पाकिस्तान म्यांमार में खेल रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश में खेल रहा है, सब ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं, चॉपिंग सिलीगुड़ी, कटिंग चिकन नेक, ये चल रहा है। और वापस से म्यांमार जो काम कर रहा था नॉर्थ ईस्ट में स्मगलिंग का, वो काम अब बांग्लादेश भी कर रहा है। रेबल्स को जो सपोर्ट करने की बात है वो अब बांग्लादेश भी कर रहा है। तो दो कंट्री तो हमारे ईस्ट में ऐसी हैं जो बिल्कुल कॉन्डुइट हैं, ओपन बॉर्डर उनके साथ पड़ा हुआ है, और दे हैव मेड इनरूट्स इनटू द इंडियन पॉलिटी। मतलब म्यांमार का इंपैक्ट आपको मणिपुर में दिख रहा है और बांग्लादेश का इंपैक्ट आपको वेस्ट बंगाल में दिख रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बड़े बड़े देशभक्त लोग हैं उनको ये बातें नहीं दिखती। अब आ जाइए पाकिस्तान पे। देखिए पाकिस्तान ना प्रेशर में, मैसिव प्रेशर में है, इंटरनल प्रेशर है, और वो जो इंटरनल प्रेशर है वो पानी का प्रेशर है। उसे ये पता है कि उसको पानी नहीं मिलेगा, इसका मतलब उसको किसी ना किसी तरीके से रिटेलिएशन करना पड़ेगा। इसके साथ उसको एक और बात पता है अपने बारे में कि उसकी इंटरनल क्राइसिस हर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इंटरनल क्राइसिस मतलब वही फैक्शन, पाकिस्तानी आर्मी चोर है, गली गली में शोर है, पाकिस्तानी आर्मी नंबर 1 आर्म्ड फोर्सेस वो महाचोर है। तो ये बात एकदम मेन स्ट्रीम हो चुकी है, पॉलिटिशियंस कह चुके हैं, व्लॉगर्स कह चुके हैं, इन्फ्लुएंसर्स कह चुके हैं, ओपन जब भी वो किसी सोशल मीडिया पे जाते हैं, कभी ट्रैवल करते हैं, तो सारे लोगों को, एलिट्स को और नॉर्मल लोगों को पता है चोर सिर्फ नंबर 1 आर्म्ड फोर्सेस है। तो जब नंबर 1 आर्म्ड फोर्सेस इज द टारगेट, तो अब क्या करना पड़ेगा भटकाने के लिए? आपको एक नया एनिमी ढूंढना पड़ेगा, टाइम एंड टाइम अगेन। अब आप बताइए, एक एग्रेरियन कंट्री को आप पानी नहीं देंगे तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं हो जाती, एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है जो भारत ने लिया है, ऑप्शन दूर, क्योंकि कंटिन्यू हो रहा है। और भारत ने क्लियरली कहा है अगली बार होगा हम तुरंत रेडी हैं, तुरंत एट मोमेंट्स नोटिस वी विल फायर बैक। बड़ी सिंपल सी बात है। तो मतलब पाकिस्तान पिटेगा। तो पाकिस्तान अब अंदर से इंटरनली अगर टूट रहा है, परेशान हो रहा है, तो
एक फैक्टर उसे यूनिफाई करता है, वो है एंटी इंडिया स्टांस, एंटी हिंदू स्टांस। इस चीज को उसे बार बार हार्प करना है, और हार्प करने के लिए उसके पास सिर्फ एक शब्द है, टेरर। और टेरर को वो अपनी कंट्री से अगर डालेगा तो उसके ऊपर मिसाइल पड़ेंगे, और अगर वो बांग्लादेश से डालेगा तो हो सकता है बांग्लादेश पे अग्नि पड़े। बट कुल मिला के पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू डू दिस प्रोजेक्ट टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल साइड्स। अगर पाकिस्तान अपने साइड से प्रेशर बनाता है तो मार खाता है, बट वो बांग्लादेश के नाम पे प्रेशर बनाता है, म्यांमार के नाम पे प्रेशर बनाता है, वो चाइना को लॉबी करके इन कंट्रीज में लाने की कोशिश करता है, वो यूनाइटेड नेशन में लॉबी करता है, वो यूरोप में लॉबी करता है, वो हर कंट्री के इलेक्शन इंक्लूडिंग यूके इलेक्शन हर जगह इंटरफेयर करता है ताकि मोर एंड मोर पीपल ऑफ पाकिस्तान गेट इलेक्टेड, ताकि वो बार बार कश्मीर का राग अलापे यूनाइटेड नेशंस लेकर सारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, इंक्लूडिंग इन कंपनीज, इंक्लूडिंग इन सोशल मीडिया, ताकि भाई पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है या उसका जो नैरेटिव है वो पूरी दुनिया में मेन स्ट्रीम हो और भारत का नैरेटिव दब जाए, भारत का ओपिनियन, भारत की बातें वो दब जाए। इंडिया फर्स्ट कोई बोले ना, हमेशा सब लोग इंडिया सेकंड बोलें, पाकिस्तान फर्स्ट बोलें, और पाकिस्तान फर्स्ट बोलने वाले लोगों को भारत के अंदर, भारत के बाहर सपोर्ट मिले, एक प्रॉपर इकोसिस्टम सपोर्ट मिले। और इस सब के लिए उसको कोई डाइवर्जन चाहिए, और डाइवर्जन उसके सामने है भारत। तो हर जगह से आप देखिए, नाउ कनेक्ट द डॉट्स। आपको चाइना कंटिन्यूसली नॉर्थ में प्रेशर बनाएगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से आपके साउथ में प्रेशर बनाएगा ओशंस के पास, बट स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग पाकिस्तान using Chinese money and Pakistani assets will pressurize your east towards Myanmar, towards your Siliguri, towards Mizoram, towards Manipur, towards entire India Myanmar border। और जब ये प्रेशर चल रहे हैं तब हॉर्मोज होता है, और तब पीएम मोदी ये कहते हैं कि देखिए आप कुर्सी की पेटी बांध लें। तो कुल मिला के ये बोला जा रहा है ईदर ऑफ द टू थिंग्स, ए दिस इज गोना बी हियर फॉर लॉन्ग, ये चीज लंबी चलने वाली है, और ऑन द काउंटर साइड ही इज टेलिंग दैट यू बी रेडी, एनीथिंग कैन फ्लेयर अप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ भी कभी भी कैसे भी फट सकता है। तो आप भारत के लोग वो तैयार रहें, क्योंकि अंडर एनी इवेंचुअलिटी भारत एंड ऑल इट्स सिटीजन्स विल फाइट, एंड द फाइट हैज टू बी अ यूनाइटेड कंबाइंड फाइट। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। अब हो सकता है ऐसा कुछ ना हो, और यह भी हो सकता है कि इट इज सिंपली अबाउट द इकोनॉमिक इश्यूज। बट एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि एक पैटर्न देखिए आप कैसे हो रहा है कि हर जगह से मल्टीपल फ्रंट से आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, एग्जर्ट किया जा रहा है, और ये 71 टाइप की क्राइसिस क्रिएट की जा रही है कि आप फटें किसी पे, आप बरसें किसी पे, आप एक फ्रंट खोलें, वो जो व्लादिमीर पुतिन ने खोल रखा है ऐसा एक फ्रंट खोलें, और उसी फ्रंट के थ्रू आपको कंटिन्यूसली 3 4 5 6 साल तक आराम से थोड़े थोड़े पैसे डाल के क्रिपल किया जाए, और आपकी इकोनॉमी को यहीं पे डब्बे की तरह बिठा दिया जाए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।